नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का। आप देख रहे हैं बिहार बिहान लाइव। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बीता हुआ कल अच्छा हो और आने वाला कल भी बहुत ही अच्छा हो, लेकिन इस आपाधापी में शायद ये भूल जाते हैं कि अगर हम अपने आज को बेहतर बनाएंगे तो हमारा बीता हुआ कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और आने वाला कल भी अच्छा रहेगा। इसलिए दर्शकों, अपने वर्तमान यानी अपने आज को संवारने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा भविष्य भी संवरेगा और जब हम अपने अतीत में देखेंगे तो हमारे पास अच्छी और बहुत ही अच्छी और बेशुमार खुशियां देने वाली यादें भी रहेंगी। इसलिए अपने आज को संवारें, अपने आज को बेहतर ही नहीं बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और अपने भविष्य को संवारने में एक कदम आगे बढ़ाएं। इसलिए क्योंकि बेहद ही खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और हर रोज़ की तरह आज भी हम बिहार बिहान लेकर आपके समक्ष उपलब्ध आपके सामने हाजिर है। जी हाँ दर्शकों, और बिहार बिहान के माध्यम से हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी सुबह को और भी बेहतर और भी बेहतरीन बना सकें। और इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है नई ऊर्जा से लबरेज, हमारे बुजुर्गों की वाणी लिए। जी हाँ, ऐसे अनमोल वचनों को हम अपने पहले सेगमेंट में शामिल करते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवा सकें, नई ऊर्जा से लबरेज कर सकें और आपको दिन भर नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी से लबरेज रहने के लिए एक हमारी ये छोटी सी कोशिश होती है। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आगाज़ हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमने अपने स्टूडियो में किसे बुलाया है, किसे आमंत्रित किया है, उनके क्या तारीफ करूं, उनकी जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। आपको बता दूं कि आप 2003 से प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना यानी कि PMCH में हैं। साथ ही प्रेसिडेंट न्यूरो सर्जिकल सोसाइटी बिहार हैं। वाइस चांसलर भी आप रह चुके हैं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी लगभग 5 वर्षों तक। MCH न्यूरो सर्जरी PG कोर्स की शुरुआत करवाने का श्रेय भी आपके सर है न्यूरो सर्जरी में रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झारखंड में। साथ ही आप मेंबर हैं एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के। 15 सालों से आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के। ऐसी ही कई उपलब्धियां हैं जो हमारे आज के खासम खास मेहमान के सर हैं। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष लाऊंगी। तो चलिए सीधे उनसे ही मैं मुखातिब करवाती हूं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल, न्यूरो स्पेशलिस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। सर, बातें तो बहुत सारी हैं, आपकी उपलब्धियां भी कई सारी हैं जिसे मैं धीरे धीरे करके अपने दर्शकों से रूबरू करवाऊंगी। फिलहाल जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया और वो जानते हैं कि आप एक न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, तो इससे पहले कि मैं ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों की चर्चा करूं, चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, ब्रेन के महत्व को समझाएं, ब्रेन की संरचना को बताएं, ब्रेन के बारे में बताएं। ये साधवा जी, आपके इस प्रश्न पर मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि ये इतना सटीक प्रश्न है, इतना सादा है, मगर इसका जवाब इतना लंबा चौड़ा है कि ब्रेन को समेट लेना कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, ऐसे तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, दिल है, फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ब्रेन की खासियत क्या है? ब्रेन हमारा, इसमें न्यूरॉन होता है जो कि एक पर्टिकुलर एक यूनिट होता है। जैसे तार का एक मोटा तार कहीं जा रहा है, उसमें एक एक महीन पतले पतले तार होते हैं जिससे मिलकर एक मोटा तार बनता है। वैसे ही ब्रेन का एक काम करने का जो सबसे छोटा फर्स्ट मिनिमम यूनिट होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं इंग्लिश में, और वही काम करता है जो कि बिजली के तार की तरह। तो हमारे ब्रेन में 9,000 करोड़, एक नहीं दो नहीं, 9,000 करोड़ न्यूरॉन्स मिल करके एक ये गुच्छा है तार का, कंप्यूटर का वायरिंग का, जो कि ब्रेन बनाता है। और ये 9,000 करोड़ न्यूरॉन्स की जो शक्ति है, आज के ज़माने में चूँकि हर बात को
क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, मोबाइल, कंप्यूटर से अगर नहीं तुलना करें तो आज के बच्चे समझेंगे ही नहीं। इसलिए मैं तुलनात्मक बात करूं अगर, तो एक ये न्यूरॉन्स का जो ये बंडल है ब्रेन हमारा, उसकी अगर शक्ति को मापा जाए तो एक 64 GB का बहुत कॉमन है, यूज़ करते हैं 64 GB का पेन ड्राइव। तो 64 GB के पेन ड्राइव को अगर यूनिट माने तो 64 GB के 1,56,000, मोटा मोटी 1.5 लाख 64 GB के यदि आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो वो क्षमता है हमारे ब्रेन की। अब बताएं, ये इंसान के नाप तोल के बाहर है। और ये सबसे, मुझे भी आज के दिन तक, मैं 40 साल से ब्रेन खोल रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ये कुदरत का एक करिश्मा ये समझ में नहीं आया कि ये 9,000 करोड़ न्यूरॉन्स आपस में जुटे हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस से बात कर रहे हैं, सब आपस से एक सामंजस्य मेंटेन कर रहे हैं बिना किसी गड़बड़ी के, और वो काम करते हैं। ये एक ताजुब की गड़बड़ी कैसे नहीं हो रही है, कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन काम करता रहता है बिना गड़बड़ हुए, जबकि 90,000 करोड़ कनेक्शंस नहीं, 90,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन के कम से कम 10,000 कनेक्शंस हैं, उसमें बना रहता है, जैसे प्लग होता है ना, प्लग जी, तो हर एक न्यूरॉन का अपना प्लग होता है, उसमें 10,000 के करीब कनेक्शंस रहते हैं, और एक न्यूरॉन नहीं, 90,000 करोड़ न्यूरॉन्स। अब आपके मेरे तो दिमाग की क्षमता के बाहर है ये समझना कि कितना बिजली, और ये सब इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स है, करंट दौड़ता है इनमें, खून से जिंदा है जरूर, आपके ऑक्सीजन से वैसे जिंदा है जरूर, पर काम क्या है, करंट। तो ये सब करंट दौड़ना बिना स्पार्किंग के, सब एक दूसरे से अलग भी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ये है ब्रेन। और ये मिल करके हमारे शरीर के पूरे कंट्रोल, पूरे अंगों का कंट्रोल यही ब्रेन करता है। सर आपसे हमने जाना ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। अब चाहूँगी आप इसके महत्व को हमें बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर के अन्य अंगों का तो ख्याल रखते हैं, उनकी ओर से जब कोई हमें इशारा मिलता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन की अनदेखी कर देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए ही चाहूँगी कि आप उन्हें समझाएं कि एक मस्तिष्क, एक ब्रेन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, कितना महत्व रखता है। ब्रेन के अहमियत के बारे में तो साधमा जी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप और हम बातें भी कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन की अहमियत की वजह से ही कर रहे हैं। जानवरों को भी ब्रेन होता है, ऐसा नहीं कि वो ब्रेनलेस होता है, लेकिन उनके ब्रेन की क्षमता और हमारे ब्रेन की क्षमता, जैसे मैंने बताया कि 1,64 GB के अगर पेन ड्राइव लगा दें तब ब्रेन की शक्ति के बराबर कुछ होगा। इसलिए वो डिफरेंस है, उनमें बोलने, स्पीच नहीं है, इमोशंस बहुत नहीं के बराबर हैं, उनमें प्लानिंग नहीं होता है। अब जानवर से कंपेयर क्या करना ह्यूमन ब्रेन को, लेकिन बहुत डिफरेंसेस हैं। और ये ब्रेन ही हमारा हथियार है जो कि एक शक्तिशाली हाथी को भी काबू में कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रिएट कर सकता है। ये हमारा ब्रेन ही है जो चांद पर इंसान भेज रहा है और मार्स के चारों तरफ में रॉकेट घुमा रहा है। ये हमारा ब्रेन की ही शक्ति है। अपने शरीर का संचालन भी पूरा ब्रेन, एक एक शरीर का एक एक अंग का संचालन भी ब्रेन करता है। इसकी महत्व तो अगर हम लोग गाथा इसकी गाएं तो पता नहीं कितने वेद लिख जाएं, और ये आज से नहीं है, कई हज़ार सालों से है। अगर रही बात की अनदेखी आपने कही, ये एक अच्छा प्रश्न इसलिए भी है कि जैसे हार्ट में, दिल में दर्द होता है तो या हाँ बाएं साइड में हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक होगा, चाहे कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में। लेकिन ब्रेन के बारे में नहीं सोचते हैं। सर में दर्द होता है हल्का फुल्का तो चाय पिला दो, कॉफ़ी पिला दो, निकल गए। दर्द क्यों होता है? दर्द तभी होता है जबकि उस अंग पर कोई ज़बरदस्ती खराब असर किसी चीज़ का पड़ रहा हो, चाहे वो अंदरूनी हो, जैसे हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई कम हो गया हार्ट का, वो चीख पड़ा तो उसने दर्द दिया कि मेरे में ब्लड कम चल रहा है हार्ट में, हार्ट अटैक होने वाला है। उंगली टूट जाए, मुड़ जाए, दब जाए, कांटा गड़ जाए, तो ये सब दर्द जो होता है ये एक कुदरत के तरफ से एक डिफेंस का मैकेनिज्म है, एक ये चेतना का एक जरिया है, कुदरती जरिया है कि भाई आपके उस अंग में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है जिस पर कि आपको ध्यान देना है। चाय पी करके सिर का दर्द, उसी तरह सर में है, सर में अगर दर्द हो रहा है, खास करके दर्द बढ़ता जा रहा है,
और उससे भी विशेषकर कि दर्द के साथ में उल्टी भी हो रही है, तब तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी। आपको कब का सचेत हो जाना चाहिए था। सर का दर्द करीब करीब 95% बीमारियों की शुरुआत में सर का दर्द ही लक्षण रहता है, जिसे चाय पी के, कॉफ़ी पी के, सर दर्द की दवा खा खा के हम खुद भी, हम लोग सब उसको नज़रअंदाज करते हैं। कई बार समय नहीं रहता है, कई बार उधर ध्यान नहीं जाता है, कई बार लगता है कि सर का दर्द तो सभी को होता है ज़रूर सभी को कभी न कभी, लेकिन सभी का कभी न कभी का दर्द ज़रूरी नहीं है कि वो हल्का फुल्का दर्द हो, उसमें कोई कारण नहीं हो सीरियस। शुरुआती में मेरे कहने का मतलब, अगर हम लोग एक लाइन में बात को ख़त्म करें, तो सर का दर्द होना और सर के दर्द के अलावा उसके साथ में उल्टी होना, और ये समूचा बढ़ते चलना, दिन पर दिन सर का दर्द बढ़ते चलना, उल्टी जुटना, फिर किसी अंग में काम करना कम कर दिया, हाथ कमज़ोर हो रहा है, बोली में लड़खड़ाहट आ रही है, इस तरह से जुटते चले गए। जैसे जैसे ब्रेन के जो जो एरिया जो कमांड करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे दाहिने पैर का कमांड मेरे बाएं साइड के ब्रेन में एक पर्टिकुलर एक जगह पर है, वहाँ पर कुछ होने लगा तो मेरा दाहिना पैर कमज़ोर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है कस के और उल्टी भी हो रही है, हो सकता है मेरे ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा हो, जिसका कारण एक छोटी सी गिल्टी हो, एक मेनिंजाइटिस ही हो रहा हो, एक ब्रेन में एब्सेस फोड़ा बोलते हैं वो हो रहा हो, जिससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, तो उससे भी सर का दर्द और उल्टी। तो शुरू में तो दर्द ही देगा, शुरू में तो एक आध उल्टी ही होगी, तो टाल देना आसान है और फिर फंस जाना उतना ही आसान है। इसीलिए इस पर हमेशा हम लोग को तब ध्यान दे देना चाहिए जबकि सर दर्द का कोई कारण नहीं पता, मुझे नींद भी सही से आ रही है और सर दर्द के साथ में उल्टियाँ जुट रही हैं, सर दर्द गंभीरता में बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा देर तक रह रहा है, तो आपको उसकी एक बार न्यूरो के यहाँ जा करके, न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन के यहाँ जा करके एक बार चेक करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपके संरक्षण के लिए नॉर्मल ही आएगा सब कुछ तो भी अच्छा है, और नहीं तो नॉर्मल में भी सर दर्द हो रहा है तो भी ख़राब है, उसका भी पता करना होगा क्यों सर दर्द हो रहा है। जी हाँ, बेशक हम कह सकते हैं कि किसी भी बड़ी बीमारी का आगाज़ जब होता है तो वो हमें शुरुआती लक्षण ज़रूर देता है, और उस शुरुआती लक्षण को पहचान लें हम अगर, और वक्त रहते अपने ऊपर ध्यान दें, तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंसने से, मुब्तला होने से बच सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 40-45 वर्षों का आपका अनुभव है, प्रतिदिन आप पेशेंट्स को देखते हैं, न्यूरोसर्जन हैं आप, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, तो किस तरह की बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं? आपने ठीक कहा, तकरीबन 40 साल हो गए। 38-40 साल में ज़माना भी बदला, और ज़माने के बदलाव के साथ में ज़िंदगी का रफ्तार भी बदली, जीवन की शैली बदल गई, जीवन के ज़रूरात बदल गए, बहुत कुछ बदले। तो मैंने इस बदलाव में एक बदलाव ये भी देखा है अपने मरीज़ों में कि पहले सर दर्द के मरीज़ करीब 20% या 25% आया करते थे, वो बढ़ के 60% के करीब चले गए। आज मैं 100 पेशेंट्स अगर देखता हूँ तो उसमें 60 के करीब, 55-60 से बल्कि ज़्यादा ही होगा, मैंने कभी आंका नहीं है, वो सर दर्द के पेशेंट होते हैं। सर दर्द इतना कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज के दिन कि अब वो एक आश्चर्यजनक डायमेंशंस ले लिया है कि इतना सर दर्द की वजह को जानना ज़रूरी है, और उसके निजात पाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट अब ज़रूरी हो गया। जैसे आपने कहा शुरू में कि चाय पिया और सर दर्द उड़ाया और इस तरह से, अब वो उसके और गहराई में जाकर के ये ज़रूरी हो गया है कि ये संख्या बढ़ क्यों रही है, सर दर्द की संख्या क्यों बढ़ रही है, और क्यों इतने मरीज़ बनते जा रहे हैं स्वस्थ, अदरवाइज स्वस्थ हैं लेकिन सर दर्द से ग्रसित हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेयर बदल आया है हमारे, मेरे एक्सपीरियंस में सर दर्द बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूरो का नंबर 1 बीमारी का अगर है कोई तो सर दर्द ही है। जी हाँ, बेशक लक्षण है ये। तो कह सकते हैं जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कुछ बदलाव आया है, जीवन शैली में बदलाव आया है। आजकल लोग लेट नाइट जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। कह सकते हैं कि रात में वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, दिन भर कंप्यूटर, लैपटॉप इसके सामने रहते हैं। तो क्या ये जो जीवन शैली में बदलाव आया है, इसका असर भी हमारे ब्रेन पर पड़ रहा है? यकीनन वही वजह है, आप तो खुद ही बोल दी। अब ये बताइए, जो रात भर मोबाइल देखेगा लड़का या कोई भी लड़का लड़की या कोई भी आदमी, तो उसके ब्रेन को
या दिन में भी, या एक समझिए कि ये एक जो समाज में एक ये जो कंप्यूटराइजेशन और मोबाइल पूरे दुनिया में ही है, सब दुनिया में सर दर्द बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। वो तो एक ज़रूरी ऑर्गन है, एक ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, एक बहुत ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर, मगर किसी भी चीज़ का ज़्यादती होना, वो उसका आप ज़्यादा पानी भी पीजिएगा, आप 100% ऑक्सीजन अगर लेने लगिएगा और आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ड्रिंक कीजिएगा पानी, दोनों चीज़ से आप बीमार पड़ेंगे। पानी और ऑक्सीजन जो कि मूल रिक्वायरमेंट है बॉडी का। इसी तरह से कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसका मूल इम्पोर्टेंस क्या है, उसके आप उसके बाहर जाकर के दुरुपयोग से मतलब हो गया कि बिना वजह दिन रात। अब आज के दिन में क्या है देखिए, दिन रात मोबाइल में, परिवार में 4 जन बैठे हैं तो मोबाइल में ही सब बिजी हैं, आपस में बैठे हैं तो मोबाइल में ही बिजी हैं, मतलब सिनेमा हॉल में भी लगता है मोबाइल ही देखते होंगे। तो क्यों, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? देखिए ब्रेन को आदत है, ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जानवर से इंसान में बना। एक ज़माने में हज़ारों साल पहले हम लोग भी जानवर थे, बंदर थे जो थे, और करते करते इंसान आए। तो हमारे मूल जीन्स में ब्रेन को रिलैक्स करना, उसको फिर से फ्रेश होने का मौका मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबाइल में क्या होता है, आप समझती हैं आप एंटरटेन्ड हो रहे हैं, लेकिन एक मोबाइल में जो महदूद तरीके से आप उसमें रहते हैं, एक छोटा सा खाली आँख का कान का विंडो खोल करके आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप पक्षियों की चहक तो नहीं सुनती हैं, दोस्तों की हंसी खुशी तो नहीं सुनते हैं, आप चारों तरफ की हरियाली और जो कुदरत का नज़ारा है वो तो आप नहीं देखते हैं। आप न किसी से बात कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में इनपुट आ कहाँ रहा है? आपके ब्रेन को वो रिलैक्सेशन नहीं चाहिए भाई कि मोबाइल में देख करके 24 घंटा में अंट संट चीज़ें देखें उसमें बच्चे या बुजुर्ग, वो नहीं है रिलैक्सेशन। वो ब्रेन को बल्कि इन्वॉल्व कर लेता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है। आप समझते हैं कि मैं इसमें जोक्स देख रहा हूँ तो पोस्ट देख रहा हूँ, तो ये जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, आप देख तो रहे हैं, आपको लगता है कि आप एंटरटेन्ड हो रहे हैं, आप उल्टे एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, आप उसको टैक्स कर रहे हैं ब्रेन को। ब्रेन का एंटरटेनमेंट ऊपर वाले की तरफ से जो दिया गया है वो उसमें नहीं आता है मोबाइल को 24 घंटा देखते रहना। उसमें आता है हंसी खुशी बात करना परिवार से, परिवार एक यूनिट है, उसके साथ रहना, और आप दोस्तों में रहिए, आप जिंदगी के, आप चारों तरफ के हरियाली को, पक्षी, नेचर को, दैट इज़ द रियल रिलैक्सेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जी हाँ। घोड़ा अस्तबल में भी घास खाता है, या बैल या बकरी जो भी हो, और घोड़ा मैदान में भी घास खाता है। तो घोड़ा से किसी ने पूछा है क्या कि तुमको मैदान में घास खाना अच्छा लगता है कि अस्तबल में घास खाना? दोनों जगह घास खा रहा है वो, उसको बनाया गया था मैदान में। इसी तरह से इंसान का ब्रेन है, वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप कंप्यूटर में घुसे रहिए। आप रहिए, जरूर रहिए, वो ज़रूरी है, मगर एक लिमिट के बाहर नहीं। जब बाहर जाते हैं तो आप ब्रेन को टैक्स कर रहे हैं, और आप आपको गलत फहमी है कि आप एंटरटेन हो रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। जी हाँ, ये कारण है सरदर्द का सबसे बड़ा कारण ये है। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। दर्शकों, एडिक्शन किसी भी चीज़ की जो होती है ना, वो बहुत ही बेकार और बहुत ही हमें जो है वो पीछे ढकेलती है, और हम कह सकते हैं कि आज हमारे लाइफ स्टाइल में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या उस अहमियत को हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। ये आपको सोचना होगा और वक्त निकालना होगा, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, ताकि आपका जो मानव शरीर का जो अंग है वो भी सुरक्षित रह सके, और साथ ही साथ अपने रिश्तों को भी बनाए रखने में काफ़ी योगदान मिलेगा अगर हम उनसे थोड़ी बहुत दूरी बना लें। और बेहद ही खूबसूरती के साथ आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया कि कैसे हम मोबाइल से अगर दूरी बनाते हैं, लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो अपने अंगों को तो सुरक्षित रखते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम अपने आसपास अपने अपनों से बात करते हैं तो भी हमें कितनी खुशी मिलेगी और कितना अच्छा लगेगा, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। ऐसा करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। और साधना जी, एक बात मैं बीच में बोल दूं जी, कि ये जो ओवर यूज़ ऑफ ये क्या बोलते हैं मोबाइल और कंप्यूटर, जो कि आज बहुत कॉमन है। मैं तो मेडिकल कॉलेज में हूँ गत 40 वर्षों से। मैंने एक ज़माना देखा है मेडिकल स्टूडेंट्स का, उस ज़माने में जबकि ये मोबाइल नहीं था, और आज के ज़माने में कि टोटल पढ़ाई लोग मोबाइल से कर रहे हैं, दोनों मैंने देख लिया है। आप देखिए, मोबाइल में आप ज़रूरत से ज़्यादा, मोबाइल को गाली नहीं बक रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सुनिए तो आपका वो नींद को खा रहा है ना जी। आपके नींद को, जिस टाइम में आपका ब्रेन का ही मोबाइल चार्ज होना चाहिए, बैटरी चार्ज होना चाहिए, उस समय आप मोबाइल से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रेन की बैटरी तो चार्ज हो ही नहीं रही है, आपके ब्रेन को तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो आपका ब्रेन काम कब तक करेगा? उसको रेस्ट चाहिए, उसको नींद चाहिए।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर वो मोबाइल इनक्रोच कर जाता है। मोबाइल का टाइम आपके नींद के टाइम को खा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी एक है, वो भी तो होता है उसमें। आज के जो युवा हैं, खासकर युवा वर्ग की बात की जाए तो वो डिप्रेशन के शिकार हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या है ये डिप्रेशन और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। डिप्रेशन एक बीमारी का रूप, तब देखिए डिप्रेशन कमोबेश सबको होता है, सब टाइम में होता है। आपको भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, होता भी है। कोई छोटी सी आपकी ख्वाहिश थी, छोटी सी इच्छा थी, आप नहीं पूरी कर पाई, थोड़ी देर फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर आप उसको ओवरकम कर लेंगे, आप फिर नॉर्मल लाइफ में चली जाएंगी। 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। डिप्रेशन तब है जबकि वो हटता ही नहीं है, अब वो बना रह गया। आप लाख आप एंटरटेन हो रहे हैं, लाख आपको खुश किया जा रहा है, मगर आप एक सिनेमा की स्टोरी की तरह आप चल रही हैं तो आप खुश हो ही नहीं रही हैं। अकेलापन, अकेले रहने का मन करता है, बात करने का मन नहीं कर रहा है किसी से, सिर में दर्द रह रहा है, अपने बारे में नेगेटिव कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो जीवन ही बेकार है। भूख भी नहीं लग रही है। कई एक बार डिप्रेशन में ज़्यादा भी भूख लगती है, दोनों चीज़ हो सकता है, या भूख नहीं लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और नींद कम हो रही है, और एक तरह से हर चीज़ में कोई ना कोई काम नहीं करने का बहाना होते चलना कि नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं भाई वो हमको मन नहीं कर रहा है करने का। एक अपने आप में इन अंदर की तरफ अपने आप में मुड़ते जाना, सिकुड़ते जाना, और किसी भी चीज़ से खुशी प्राप्ति नहीं हो पाना, इस डिप्रेशन नॉन स्टॉप। थोड़ा बहुत हुआ 1 घंटे 2 घंटे आ जाते हैं लोग, 2 दिन की सास बहू की लड़ाई है, दूसरे दिन सास चाहे बहू चली आती मेरे क्लिनिक में या किसी के यहाँ भी, क्या मैं तो डिप्रेशन में हूँ। नहीं, आप डिप्रेशन में, आप ध्यान तो दीजिए क्यों डिप्रेस्ड हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं तो देखता हूँ कि दवा ज़रूरत, कई एक बार दवा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टाइम दवा की ज़रूरत पड़ती है उसको मदद करने के लिए कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले। लेकिन मेरे समझ से अगर उसके डिप्रेशन को अगर उसको एनालाइज कराया जाए, बात कर करके कि क्यों तुम डिप्रेस्ड हो, तो आप पाएंगे कि एक कहीं ना कहीं गूढ़ बात कोई है जिसके वजह से फव्वारा डिप्रेशन का निकला हुआ है। मैंने कई एक बार देखा है अपने स्टूडेंट्स में भी और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में भी, तुमको IAS ही बनना है। अरे भाई वो तो तुम्हारे IAS बनने के ड्रीम जो तुम्हारे हैं बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है, IPS बनो, IAS बनो, इंजीनियर, डॉक्टर जो ही बनो, ये ड्रीम है, तो उस ड्रीम के लिए तुमको उसी समय से मेहनत करना पड़ेगा जिस समय तुमने ये सपना देखा। आप ड्रीम तो कर रहे हैं वो, रात भर मोबाइल देखते हैं, आप ड्रीम तो कर रहे हैं वो और जा रहे हैं घूमने। मैंने तो देखा कि जो भी आदमी, जो भी डॉक्टर, जो भी स्टूडेंट अपने प्रोफेशन की तरफ डिवोटेड है, स्टूडेंट लाइफ में ही उसका, जैसे पूत पालने में उसका स्टूडेंट लाइफ में पता चल जाता है, भाप मिल जाता है इतने साल के एक्सपीरियंस, ये लड़का आगे जा कर के ये करेगा। और मैं एक छोटे से उदाहरण थे डिप्रेशन में कैसे बचता है। आप देख रहे हैं दूसरे लड़के को कि वो टॉप कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तुमने ये नहीं देखा कि वो 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ रहा है बैठ करके, वो अपने किस किस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहा है और खुशी से पढ़ रहा है, और वो पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और वो उसका झलक जाएगा। आप चोरी करके पास करेंगे और वो पढ़ के पास करेगा, दोनों का ज्ञान कल होकर मरीज ही भांप लेगा। आपका हर मरीज आपका हर परीक्षक है, एग्जामिनर है, हर मरीज आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको उसके काबिल, मरीज के काबिल आपको बनना है। जी हाँ, कह सकते हैं कि कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद अपनी मदद जी हाँ, करना और वहाँ जब आप फेल करते हैं जानने में कि मैं क्यों फेल कर रहा हूँ, तब आप डिप्रेशन की तरफ भागते हैं। वो डिप्रेशन आपका एक तरह से बचने का बचाव मुखौटा है, और उसमें दवा की भी ज़रूरत पड़ती है, कई एक बार काउंसलिंग ही काम करता है। इसके साथ ही एक और समस्या है हेड इंजरी की। कई बार एक्सीडेंटल भी लोगों को चोट लगती है, या फिर कई बार बचपन की चोट भी बाद में असर दिखाती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेड इंजरी के बारे में तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा चैप्टर, लेकिन बहुत संक्षिप्त में अगर बताऊं, हेड इंजरी कब है और हेड इंजरी कब नहीं है। मामूली सी खरोंच सिर में आ गई तो वो हेड इंजरी नहीं है। ऐसे सिर्फ सिर में कुछ हो गया, चोट लग गई, टाका लग गया, तो उसको हेड इंजरी का कैटेगरी में रखना डॉक्टरी ख्याल से ज़रूरी नहीं है। हेड में हो गया तो हेड इंजरी नहीं। हेड इंजरी का एक डेफिनेशन एक लाइन में ये होता है, जिस समय आपको चोट लगा सिर में, चोट लगी सिर में, जो समझदार मतलब एक उम्र के बाद जो कि समझ सकता है कि हाँ, तो उस मोमेंट का, उस पल का अगर आपको याद है पूरा,
कि मुझको सिर में चोट लगी थी, मुझे याद है मैं जा रहा था, वैसे था, वैसे जा रहा था, वैसे फिसल के गिर गया, जब मैं आ रहा था उसने मुझे मारा, या वो एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी आई थी। अगर आपको वो मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं इसको, अगर आप मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट आपको याद है, तब आपको ब्रेन इंजरी नहीं हुआ है। कटा छटा होगा ज़रूर, लेकिन वो इंजरी ब्रेन इंजरी नहीं है, नॉन सीरियस इंजरी है। लेकिन अगर आपको कितना भी कम लगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट आपको नहीं याद आ रहा है, कई एक बार आप पूछेंगे किसी चोट वाले सिर कैसे चोट लगी, तुमको याद है, तुमको वो सीन याद है, तो बोले कि नहीं वो हमको याद ही नहीं आ रहा है। उसको बीमारी की तरह बोलता है कि मेरा तो बीमारी, मेरा मेमोरी ख़त्म हो गया है। नहीं, उस समय में तो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया। इससे कंप्यूटर मोबाइल रिकॉर्डिंग होता है, या पहले ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था, उसको एक लात मारिए तो उस लात का इम्पैक्ट उसमें आवाज़ नहीं रहेगा, वो मोमेंट डिलीट हो जाता है, वो हिल जाता है कस के, तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। इसलिए वो एक हेड इंजरी है। हेड इंजरी जब हो और ऊपर में टेटन बन गया हो, फूल गया हो, तो सबसे पहला उसको बर्फ़ से सेकिए, गर्म पानी से मत सेकिए, ठंडे बर्फ़ से 24 घंटे तक सेकिए, वो टेटन पचक जाएगा। हेड इंजरी हो और साथ में अगर उल्टी आ रही हो तो सीरियसली ले लीजिए। अगर हेड इंजरी हो तो सर में दर्द रह रहा हो तो सीरियसली ले लीजिए। अगर हेड इंजरी हो और एक अलंग कुछ काम नहीं कर रहा है चोट के बाद से, उसको सीरियसली लीजिए। अगर हेड इंजरी का शक भी आपको है तो आप उसको सीरियसली ले लीजिए। बेटर है कि आप शक के बिना पर आप अपना जांच पड़ताल कराएं। बनस्पत के 10 साल के बाद मालूम पड़े कि मिर्गी मारना शुरू कर दिया, जो आप पूछ रही थी, या 10 साल के बाद मालूम पड़ेगा वो उस टाइम में जो चोट लगी थी उसके वजह से ये हो रहा है। जैसे कि चोट लगी, खरोच लगा, हल्का सा फ्रैक्चर, अक्कल होकर के वहाँ पर पस जमा हो गया, ब्रेन के अंदर पस चला गया, तो ब्रेन में एब्सेस हो गया। चोट लगी थी 3 साल पहले। तो ये सब चीज़ को अगर आपको जरा भी लगे तो हिचकिए मत। हेड इंजरी का एक कहावत और है कि इट इज़ बेटर टू अर ऑन द सेफर साइड। इसका मतलब हो गया कि आप शक के बिना पर आप जांच करा करके कंफर्म हो लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि शक को पाल करके आप आगे जाके फंस जाइए। तो हेड इंजरी का तो किसी भी बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, किसी को भी किसी वक्त किसी भी तरीके से हेड इंजरी हो सकता है। ये हमेशा तैयार है आपको गिराने के लिए। जी हाँ, बेशक। और कह सकते हैं कि आपने बहुत सही हमारे दर्शकों को बताया कि शक भी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और दिखा लें, बनिस्बत इसके कि आप शक को आगे तक ले जाएं और किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं। यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी, चूँकि आपका बहुत लगभग 40 वर्षों का अनुभव है, कई बार आप पेशेंट्स को देखते हैं, हेड इंजरी हो या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो कोई यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यादगार लम्हा तो एक हिला देने वाला है, मगर इतना कम समय है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं भी शुरुआती दौर में था, मुझे बहुत जोश अभी भी है, उस समय भी था, मेरे जोश में कोई कमी नहीं आई। एक सरदार जी थे पटना सिटी के, यंग लड़का, उसकी शादी हुई थी नई, वो लेथ मशीन पर काम करता था और उसको चोट लग गई सर में कस के। नई शादी हुई थी करीब 6-8 महीने पहले, तो चोट लग गई, वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर के भर्ती हो गया अस्पताल में और बेहोश रहा वो। जब बेहोश हुआ या जब भर्ती हुआ तो बहुत से लोग मिलने आए। ये बहुत कॉमन है, ये तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बहुत से लोग मिलने आए, दोस्त मुहिम आए, अगल बगल के लोग आए, कुछ इंटरेस्ट लेके आए कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ, चलो मज़ा, टाइम पास। कुछ लोग थे जो कि सीरियस थे, कुछ लोग और भी थे जो कि चिंतित थे, जो और लोग भी थे जो दुखित भी थे। तरह तरह के कैटेगरी के लोग चारों तरफ रहते थे। मैंने देखा कि ये बहुत गहरे कोमा में है, बहुत गहरा। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आईसीयू का सिस्टम भी डेवलप नहीं किया था आज के दिन के हिसाब से, तो कोमा में था। तो मैं बहुत मेहनत किया हूँ ज़िंदगी भर, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था किसी तरह से बच जाए। नई शादी हुई थी, तो मेरे पहले से बहुत सारी रिसर्च है इस पर कि रिलेशनशिप में इंटेंसिटी क्या होती है, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि अटूट है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता भगवान छोड़ करके। तो उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे देखा कि दिन बीतते गए, तो टाइम पास वाले तो 2 ही दिन में गायब हो गए, फिर जान पहचानी खत्म हुए, फिर नेबर्स बगलगीर खत्म हुए, फिर दोस्त कम आना हुए, फिर रिश्तेदार कम हो गए। करते करते जो शादी की हुई थी वो लड़की, वो भी तलाक से चलो नहीं कि भाई तो 6 महीना हो गई शादी की हुई है, और उसके परिवार वालों ने कहा कि पता नहीं ये कब होश में आएगा, 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वो भी चली गई। लास्ट में वो आदमी कम से कम वो 1.5 साल बेहोश रहा वो, और आखिरी तक में एक
प्राणी उसके साथ रहा वो उसकी माँ थी। वो लास्ट के 6 महीने उसके माँ को छोड़ के कोई, इवन पिताजी बहुत कमाता था उसका, माँ को छोड़ के कोई नहीं आया। और वो उसी तत्परता से, उसी गंभीरता से, उसी जो सेंटिमेंट के साथ वो लगी रही, जिस पहले दिन से लेकर अंतिम। जब उस सरदार जी ने अपनी आंखें खोली, आँख खोल कर जब उस हमको लगा कि अब ये बच जाएगा, तो वो पल जो था वो मेरे जीवन का साथ में जुटा हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे हसीन पल रहा है कि भगवान ने मेरी आवाज़ सुनी। और ये कॉमन है, ये रिलेशनशिप भी बहुत कॉमन है। मैंने हजारों लाखों लाख देख लिया। ये रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉमन है। और क्या बात, और बेहद ही शानदार तरीके से आज की जनरेशन को आपने एक बेहद ही खूबसूरत मैसेज भी दे दिया कि ये जो रिश्ते नाते जिनके लिए समाज, हम जिन समाज के लिए जीते हैं, वो समाज आपके काम नहीं आता है, बल्कि आपके अपने आपके माता पिता आपके काम आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम उनकी अनदेखी कर देते हैं। इसलिए दर्शकों, वक्त रहते सचेत हो जाइए और अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए, समय दीजिए, सबसे बढ़कर समय दीजिए, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं। और चूंकि समय की बात हो रही है तो अब हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपसे विदा लेना चाहूँगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में और बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएं और उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ttk patna@gmail.com।